औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं सिस्टेक्स। आज के सिस्टेक्स में कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.2.4 एल्गोरिदम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एल्गोरिदम है क्या। In the previous lecture, we have studied that algorithm is an easy to understand and follow step-by-step procedure or method to solve a problem. और दूसरी डिफिनेशन में हमने ये देखा था कि algorithm is a set of steps that clearly defines a sequence of operations to solve a problem. इम्पॉर्टेंस इसकी ये थी कि जिस तरह हम घर बनाने के लिए नक्शा पहले बनाते हैं और उस नक्शे के मुताबिक घर बनाते हैं, इन द सेम वे बिफोर डेवलपिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द कंप्यूटर प्रोग्रामर्स नीड एन एल्गोरिथम, यानी द मेथड हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, और उसके बाद वो कोड राइट करते हैं और यही कोड आपका प्रोग्राम कहलाता है जो आपके यूज़र्स के हाथों में जाता है और फिर वो उसे यूज़ करते हैं। लेट अस सी। ऑलरेडी हम प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस कर चुके थे। प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने देखा था कि हम सबसे पहले करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद डिवाइस करते हैं एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम के बाद हम क्या बनाते हैं, कोड। पहला काम होता है प्लानिंग, प्लान करो, एल्गो डिफाइन करो, and after defining the algo write the code. So this is the first part, our planning part. Planning part में we usually discuss 3 things. Number 1 input, number 2 the output, and number 3 the process or calculations. First of all input. प्रॉब्लम क्या था, find the largest of 3 unequal numbers. तो प्रॉब्लम ये था, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनपुट होगी हमारी नंबर्स को। कितने नंबर्स, अनइक्वल नंबर्स। मिसाल के तौर पे 10 हो सकता है, 30 हो सकता है, 25 हो सकता है। ठीक जी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कंप्यूटर के लिए ये नंबर्स उस वक्त तक कुछ नहीं है जब तक हम ये न कह दें कि इनकी टाइप क्या है, ये करैक्टर हैं, ये नंबर्स हैं। अगर नंबर्स हैं तो ये किस किस्म के नंबर्स हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम इनको स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर मीन वेरिएबल डिफाइन न कर लें, ठीक है जी, जिसमें इनको रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम इनपुट करते हैं तो इसका मतलब 2 चीज़ें वाज़ेह हैं। नंबर 1 वेरिएबल डिफाइन करना, और उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, वो करैक्टर है, वो नंबर है। अगर नंबर है तो किस किस्म का नंबर है, ये हमारी इनपुट का हिस्सा होगा। दूसरा रिक्वायर्ड आउटपुट। रिक्वायर्ड आउटपुट इन दिस केस व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट। रिक्वायर्ड आउटपुट ये है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दीज 3 अनइक्वल नंबर्स। What processing will be performed? We shall compare all of the numbers. मिसाल के तौर पर अगर हमने एक वेरिएबल लिया n1, दूसरा वेरिएबल लिया n2 और तीसरा वेरिएबल लिया n3, तो हम सबसे पहले n1 को कंपेयर करेंगे n2 के साथ, फिर हम कंपेयर करेंगे n2 को n3 के साथ। अगर n1 n2 से और n3 से बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर इज़ n1। अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, n2 को कंपेयर करेंगे n1 के साथ, और फिर n2 को हम कंपेयर करेंगे n3 के साथ। अगर n2 इन दोनों से बड़ा है तो n2 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, अदरवाइज n3 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि इन दोनों को आप ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। तो ये हमारा एल्गो था। ठीक है, एल्गो थे क्या था, कंपेरिजन ऑफ ईच नंबर विद द अदर 2 नंबर्स वन बाय वन। ठीक है, लेट अस से हाउ वी शैल राइट द एल्गोरिथम फॉर दिस वन। स्टेप नंबर 1 इनपुट फर्स्ट नंबर, और सिंपली आप कह भी सकते हो इनपुट 3 नंबर्स, इनपुट 3 नंबर्स व्हाट्सो एवर इज कन्वीनियंट। लेकिन याद रखें कि यूज़र फ्रेंडलीनेस को कन्वीनियंस पे कुर्बान नहीं कर देना। यूज़र फ्रेंडलीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो 3 नंबर इनपुट हमने किए। स्टेप नंबर 2
एग्जैक्टली वही चीज़ है, कंपेयर करो, num1 को कंपेयर करो किसके साथ, num2 के साथ और num3 के साथ। अगर बड़ा है तो आउटपुट कर दो और कह दो कि num1 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, अदरवाइज क्या करो, गो टू स्टेप नंबर। अगर ये बड़ा आ गया तो स्टेप नंबर 7 पे जाओ। स्टेप नंबर 7 क्या है, आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर। अगर बड़ा नहीं है तो फिर क्या करो, अगले स्टेप पे चले जाओ। अगला स्टेप क्या है, चेक। अब नंबर 2 की बारी है, num2 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। कंपेयर करो, num1 से क्या बड़ा है, नहीं, num3 से बड़ा है, नहीं, तो फिर क्या करो, अगले स्टेप पे जाओ, नहीं, तो ये कह दो कि num2 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अगर लार्जेस्ट नंबर num2 नहीं है तो फिर चले जाओ स्टेप नंबर 7 पे। स्टेप नंबर 7 क्या है, लार्जेस्ट नंबर आउटपुट कर दो, और हमें पता है कि अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। ठीक है जी। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में देखते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, एक का डिफ़ाइन किया, दूसरे नंबर के लिए डिफ़ाइन किया और तीसरे नंबर, और मैंने ये भी कहा था कि उनकी टाइप क्या है, तो यहाँ पे टाइप नंबर है। याद रखें, इस डबल को फ़िलहाल छोड़ दें कि ये क्या चीज़ है। इतना याद रख लें कि नंबर्स अगर हमारे पास हों तो उनको हम डबल में डिफ़ाइन करते हैं या उसको हम इंट से डिफ़ाइन करते हैं या फ्लोट से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है जी। और भी चीज़ें जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने पहले कहा था कि कंप्यूटर के लिए हम एक एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म करेंगे, और वो कौन सा होगा, कंटेनर यानी वेरिएबल्स, और उनकी टाइप डिफ़ाइन करेंगे, और फिर यूज़र की फ्रेंडलीनेस के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे ताकि उसे पता चले कि क्या करता है, इनपुट अ नंबर एंड प्रेस रिटर्न की। ठीक, इनपुट या नंबर नहीं है, ये 3 नंबर्स हैं, एंड प्रेस रिटर्न की। आप देखें, एक नंबर के लिए num1, num2, num3, और उनको आगे मैंने डिफ़ाइन कर लिया लोकेशंस को, यानी कंटेनर्स को, num1, num2, num3। अब ये चीज़ क्या है, ये सिंपल कमेंट्स हैं, और याद रखें कमेंट्स आर ऑलवेज इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। इन पे आपका कंपाइलर कोई एक्शन नहीं लेता, वो इनको एज इट इज़ छोड़ के अगली स्टेटमेंट पे चला जाता है। और अगली स्टेटमेंट में हमने कहा था क्या num1 बड़ा है, ज़रा देखो, वही एफ जो ह्यूमन रीडेबल है, वही एफ कंप्यूटर भी समझता है। यहाँ पे हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, इधर हमने ब्रैकेट लगा दिया ताकि इसका कंपैरिजन एक ब्लॉक की सूरत में हो जाए। num1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू num2 एंड num1 इज़ आल्सो ग्रेटर देन num3, तो दिन क्या करो, प्रिंट एफ, इट मीन्स प्रिंट ऑन स्क्रीन। क्या प्रिंट ऑन स्क्रीन, एक ख़ास फॉर्मेट यूज़ करते हुए प्रिंट करो, कौन सा, ये मैसेज, दूसरा नंबर जो आपने num1 जो है इज़ द लार्जेस्ट नंबर, और num1 में आपने यकीनन कोई नंबर स्टोर किया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे स्टेप पे चले जाओ, और दूसरा स्टेप हमने कहा एल्स इफ़। अगर ऐसा नहीं है तो क्या num2 num1 से बड़ा है और num2 num3 से भी बड़ा है, अगर हाँ तो num2 को प्रिंट कर दो, नहीं तो क्या करो, प्रिंट एफ विदाउट एनी कंपैरिजन, जस्ट गो एंड प्रिंट num3 बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कंपेयर्ड num1 एंड num2। अगर वो बड़े नहीं थे तो कौन सा बड़ा है, num3 बड़ा है। मिसाल के तौर पे num1 मैंने लिया, num1 लिया मैंने 10 और num2 मैंने लिया 20 और num3 मैंने लिया 15। ठीक है जी। पहले को कंपेयर किया, 10 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, नहीं, इससे बड़ा है, नहीं, तो ये बड़ा नहीं है। दूसरा काम करो, क्या इससे बड़ा है, यस, इससे भी बड़ा है, यस, प्रिंट कर लिया, अब और कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर num3 मिसाल के तौर पे मैं 30 लेता हूँ तो अब दो को कंपेयर करने के बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कंपेयर करने की, ये खुद ब खुद हो जाएगा। आए ज़रा प्रोग्राम देखते हैं IDE में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। तो प्रॉब्लम नंबर था ये 2।
आईडी ओपन करें। आईडी का नाम है डेव C++। कोड ब्लॉक भी दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। फाइल पे जाएं, ऑलरेडी मैंने इसको कोड कर दिया है। प्रॉब्लम नंबर 2 ओपन कर दें। ठीक है जी, तो इसको रन करते हैं। छोटा करके मैं देखता हूँ ताकि हमें मैसेजेस भी नज़र आएँ। एग्जैक्टली हमने ऐसे ही कोड किया है। ठीक है, अब अगला काम आईडी में क्या होता है, कोड लिखने के बाद एग्जीक्यूट पे जाओगे, कंपाइल एंड रन करोगे। ठीक है, तो यही मैसेज आ रहा है, इनपुट अ नंबर एंड प्रेस रिटर्न की। ये देखें, इनपुट अ नंबर एंड प्रेस रिटर्न की \n का मतलब है कि कर्सर को दूसरी नई लाइन पे ले जाओ। क्या आपका कर्सर न्यू लाइन पे है? बिल्कुल है। ठीक है, यानी ये मैसेज प्रिंट करने के बाद इनपुट अ नंबर एंड प्रेस रिटर्न की, ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है इंक्लूड stdio.h की वजह से। इनपुट अ नंबर, तो अ नंबर नहीं है, बेसिकली दीज आर 3 नंबर्स। ओके, मैं इसको बंद करता हूँ और चेंज करता हूँ। यहाँ पे कोड को चेंज करने के बाद वंस अगेन कंपाइल करूँगा। 3 नंबर्स। ठीक है जी, एग्जीक्यूट पे जाओ, कंपाइल एंड रन करो। अब आ गया इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रेस रिटर्न की। पहला नंबर इनपुट करता हूँ 45, दूसरा करता हूँ 65 और तीसरा करता हूँ 12। तो सेकंड नंबर num2 इज़ द लार्जेस्ट, 65 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। किस वजह से आया? इफ़ num2 इज़ ग्रेटर देन num1 and num2 is also greater than num3, then print num2। क्या मैसेज आया? is the largest number num2। ये देखो, इसकी वजह से आपका num2 यहाँ पे प्रेस हो गया। 65 is the largest number। ठीक है जी, फिनिश। अगले कोड को ज़रा देखते हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि मुख्तलिफ नंबर्स को पहले 1 बड़ा दे दीजिए, फिर 2 भी दे दीजिए, फिर 3 दे दीजिए ताकि आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन अच्छी तरह समझ आ जाए। तीसरा प्रॉब्लम है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड फोर्स। वंस अगेन हमारा रूल क्या है कंप्यूटर साइंस का? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला काम करते हैं आप प्लानिंग, दूसरा काम क्या करते हैं? एल्गोरिदम डिफाइन करते हैं, और उस एल्गोरिदम को अच्छी तरह कंपैरिजन कर लेते हैं। आपने एक और भी चीज़ पढ़ी थी कि हमारे कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या क्या हैं और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, वो भी आप देखते हैं। ठीक है जी, ये प्लान करना नंबर 1, एल्गो लिखना नंबर 2 एंड नंबर 3 आता है उसका कोड करना। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट सॉल्यूशन हो तो आपने तमाम चीज़ों को कोड करके उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद आपने फाइनल कोड देना होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड फोर्स। तो यहाँ से आपके वेरिएबल डिफाइन हो सकते हैं। आपने मालूम करना है एक्सेलरेशन, लेट अस से दिस इज ए द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड लेट अस से द मास इज m एंड फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय f। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हमने इधर देखते ही अपने वेरिएबल डिफाइन कर लिए। लेट्स मूव टू द प्लानिंग पार्ट। प्लानिंग पार्ट एज आई टोल्ड यू कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, व्हाट इज द इनपुट, नंबर 2, what is the required output, and number 3, what processing will be performed। input we know that this is mass and force, लेकिन मैंने तो आपको ये कहा था कि 3 वेरिएबल डिफाइन करो, एक्सेलरेशन का भी डिफाइन करो, मास का भी डिफाइन करो, फोर्स का भी डिफाइन करो। तो क्या ये गलत था? नहीं, गलत नहीं था। देखें, हमने कहा कि कंप्यूटर में हर चीज़ को स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर चाहिए। तो अब अपने चीज़ें देखें, एक चीज़ एक्सेलरेशन है, दूसरी चीज़ मास है और तीसरी चीज़ फोर्स है। दैट्स वाई हमने उनको डिफाइन किया 3 वेरिएबल्स। और अब आपने एक और भी चीज़ देखी होगी कि तीनों की तीनों चीज़ें न्यूमेरिकल हैं, नंबर से। ठीक जी, अब इसकी रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है? ये 2 हमारी इनपुट है। इसका मतलब ये है कि इनको आप इनपुट हार्ड कोड भी कर सकते हैं,
मास एंड फोर्स को, और ये चीज़ कैलकुलेटेड है, इस पर कोई फार्मूला लगेगा। ठीक है जी। तो ये हमारी आउटपुट है। प्रोसेसिंग क्या है? डिवाइड द फोर्स बाय मास। तो ये आपके फार्मूला एप्लीकेशन का पॉइंट है। ठीक है। तो आपने किसी को भी सिंपल सा कह देना है जी कि मैंने प्लानिंग ये की है कि हम 2 नंबर इनपुट करेंगे, फिर तीसरी चीज़ हम एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए कोई प्रोसेसिंग करेंगे और फिर हम आउटपुट ले लेंगे। ठीक है जी। ज़रा देखते ये हैं कि एल्गो की ज़ुबान में, एल्गोरिदम की ज़ुबान में इस चीज़ को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो आपका स्टेप हमेशा 1 होता है, स्टार्ट करो। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने आईडी को स्टार्ट किया और ये रिक्वायर्ड चीज़ें आपने एंटर कर दी, तो ये प्रोग्राम का स्टार्ट हो गया। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अच्छा याद रखें, आपके स्टार्ट में इनपुट भी आ जाती है। ज़रा देखें ये वाली चीज़ वंस अगेन, कमेंट्स एंड डिफाइन वेरिएबल्स फॉर मास एंड फोर्स, तो दे विल बी टोटली इग्नोर्ड बाय योर कंपाइलर। अब यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, M for mass, F for force, and A for acceleration. And once again, I told you these are numbers. Okay. So for numbers, we have further types. So this is double type. Okay. फिलहाल इन तमाम चीज़ों को छोड़ दो, what is double, what is float, what is integer, and what these types are. For the time being, forget them. And even you can say that it is int, but there is a reason I didn't say that it is int. I said double. Okay. Now this is the message which will be printed on your screen as a prompt for the user. Input mass and force, press return key. Once again, the cursor will go on the next line. And scanf means input. Give me some numbers. I shall store them in 2 variables. First number I shall store in F. Second number I shall store in M. And I shall keep their format like this. क्लियर स्क्रीन, ताकि जो कुछ मेरा ये वाला मैसेज है ये भी ख़त्म हो जाएगा। प्रोसेसिंग के लिए जो कुछ भी पहले हुआ था वो सारा, और नई स्क्रीन मुझे मिलेगी। कमांड क्या है? सिस्टम ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क्स में CLS, एंड सम टाइम यू कैन यूज़ CLR SCR। लेकिन याद रखें ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगी डेव C++ में, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चले जाएं कैलकुलेशन पे, तो ये ज़रा देख लें, एज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M। तो सिंपल कोई डिफरेंस नहीं है, स्वाय इसके कि ये हमने सेमी कॉलन हर एंड पे लगाया है। इसका मतलब ये है कि लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, मेरी बात ख़त्म हो गई, अगली स्टेटमेंट अगली कमांड शुरू करूँगा। अब आउटपुट देनी है, आउटपुट के लिए मैंने प्रिंट एफ की कमांड यूज़ की, और ये मैसेज मैंने यूज़र को दे दिया ताकि वो अंधेरे में ना रहे, उसे पता चले कि ये आउटपुट क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़, ये करके आगे उसके वेरिएबल का नाम दे दिया, यानी एज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और ये टर्मिनेशन आ गई मेरी स्टेटमेंट की, और प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो गया जी। रिटर्न ज़ीरो बेसिकली इज़ नॉट टर्मिनेटिंग पॉइंट, दिस इज़ द टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्लियर जी। आइए ज़रा देखते हैं इस चीज़ को कि ये काम कैसे करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है, ओपन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 और एग्जीक्यूट करते हैं। फाइल पे जाएं, ओपन पे जाएं, यहाँ से सिर्फ सी को सिलेक्ट करें और प्रॉब्लम नंबर 3 ओपन करें। लेट अस सी व्हाट इज़ द कोड। सी एग्जैक्टली जो कोड डिसाइड किया था, सबसे पहले क्या काम करना है? रन, कंपाइल एंड रन। ठीक है, मैं ज़रा बंद करता हूँ, सिर्फ कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल, nothing has happened. Okay, let me make a mistake over here. I am going to make double E. Okay, once again I am going to compile. Let us see what is going to happen. Okay, first of all, अगर आपको error आता है, especially when you are working in C++, तो it will show you line number and then column number. ओके, कॉलम नंबर सिंपल कॉलम पोजीशन है आपके कर्सर की, जैसे इस वक्त 1 पे है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक जी। तो कहते हैं कि देयर इज़ एन एरर इन ऑन दिस लाइन। ठीक है जी, लाइन नंबर 5, कॉलम नंबर 5। अब एरर का मैसेज क्या है? अननोन टाइप नेम डब्ली। ये देखें कि इस किस्म का कोई मेरे पास वो नहीं है। ज़रा लाइन नंबर 5 देखें, कॉलम नंबर ये देखें, और यहाँ से लेट अस रिमूव 1E। करेक्ट हो गया। करेक्ट होने के बाद वंस अगेन गो टू एग्जीक्यूट
एंड वंस अगेन कंपाइल, लेट अस सी व्हाट इज़ देयर। ओनली एक वार्निंग आई, वो भी इस वजह से वार्निंग आई, एनी हाउ लीव इट राइट द फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, रन इट। तो हमने क्या मैसेज दिया था, इनपुट मास एंड फोर्स प्रेस रिटर्न की, क्या यही मैसेज है? और उसके बाद मैंने ये कहा था कि \n यानी गो टू द न्यू लाइन, क्या कर्सर मेरा न्यू लाइन पे है? बिल्कुल है जनाब। अब फोर्स और मास इंटर करते हैं। फोर्स में कह देता हूँ कि मास 40 है और कुछ 10 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 4.00 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था ज़रा चेक करो, क्या ये ठीक भी आया है कि नहीं। फार्मूला था F डिवाइडेड बाई M। तो F मैंने क्या दिया 40 और 10, तो एग्जैक्ट जवाब आ गया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कहता है कि प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर दिस मच, तो ये वो टाइम है जिसमें आपकी यूज़र की इनपुट भी शामिल है और सिस्टम की इनपुट आउटपुट भी शामिल है। लेट अस डू दिस अ बिट क्विकली नाउ, हम इसे कह देते हैं रन करो, एग्जीक्यूट करो, और मैं क्विकली दे देता हूँ 35। अब ज़रा देखें, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे यूज़र की इनपुट देने के बाद, सारा कुछ करने के बाद आपके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। लेकिन याद रखें परफॉर्मेंस आपकी सिस्टम के बिज़ी होने पे या फारग होने पे भी डिपेंड करता है। अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ये प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, प्लानिंग की तरफ। तो प्लानिंग वंस अगेन देयर आर 3 पार्ट्स। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 व्हाट इज द आउटपुट, एंड नंबर 3 व्हाट प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। इनपुट हमें पता होना चाहिए कि हमने लेंथ देनी है वन साइड ऑफ द क्यूब। अब रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है? रिक्वायर्ड आउटपुट आपको इधर ही नज़र आ रहा है कि मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ द आउटपुट। अब प्रोसेसिंग क्या चाहिए? साइड ऑफ क्यूब रेज टू द पावर ऑफ 3। क्यूब में एक साइड का क्यूब ले लें तो वो आपका वॉल्यूम नज़र आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास वन साइड 3 है तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। और हमें पता है कि जब हम कंप्यूटर में 3 रेज टू द पावर 3 करते हैं तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस मच टाइम। अगर ये 3 है तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर 3 टाइम्स। अगर ये आपके पास 4 है तो नाउ यू आर गोना मल्टीप्लाई दिस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। So you multiplied total 4 times. Whatsoever is the power, you will multiply it that much time. Now let us see what the algorithm is going to be. First of all, 2 steps are important: start, stop. Okay. As I told you earlier, in the start we usually we define the variables and input the values. Input length of one side of cube, और इसको हमने स्टोर किया L में, स्मॉल L में। ओके, ये हमारा प्रोग्राम, मैंने कहा था कि इन दोनों चीज़ों को रट्टा लगा लें फॉर द टाइम बीइंग एंड डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। ये चीज़ और ये चीज़, बाय द वे जब आप कोड लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें कुछ ऑटोमेटिकली भी खुद ब खुद होती जाएंगी। ये चीज़ क्या है? कमेंट्स। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। अब देखें, मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल डिफाइन किया L और V, L फॉर लेंथ एंड V फॉर वॉल्यूम। और ये मैसेज है प्रोग्रामर के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोग्रामर को जिस वक्त वो नेक्स्ट टाइम ओपन करेगा 1 साल बाद या 10 साल बाद, तो उसे पता चलेगा कि अगली स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या है। फॉर द टाइम बीइंग कंपाइलर विल इग्नोर दिस लाइन,
और ये है इनपुट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। अगर आप ये भी ना लिखें तो आपका काम चलेगा, बट द यूज़र विल नॉट नो व्हाट द सिस्टम इज़ वेटिंग फॉर। अब मैंने मैसेज ऊपर दे दिया लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब और स्कैन एफ %d इंटीजर के साथ %d और उसको स्टोर करो किस वेरिएबल में, एल में। ठीक है जी, वही पुरानी कमांड, नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। एंड वही वॉल्यूम हमें पता था कि इसका क्यूब लेना है तो एल को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और ये वाली चीज़ आपकी हर कमांड को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है। अब आउटपुट था, आउटपुट हमारा वी है, तो ज़रा देखें यहाँ पे कि न्यू लाइन पे जाओ और फिर मैसेज दो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ %d, और ये वो वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करके उसको स्टोर किया है, v इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है जी, और रिटर्न 0। लेट अस सी व्हाट द सिस्टम इज गोइंग टू डू। फाइल पे जाते हैं, ओपन करें प्रॉब्लम नंबर 4 पे, ये है, ओपन करें, हो गया जी। अब एग्जीक्यूट पे जाएं, कंपाइल एंड रन पे जाएं, तो इनपुट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब, ये तो उधर नज़र आ रहा है आपको। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि ये कर्सर न्यू लाइन पे आ जाए, ज़रा करके देखते हैं। लेंथ हम कर देते हैं 4, तो 4 का अब क्यूब निकलेगा 64। ठीक है, दो चीज़ें मैं अब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। पहला एक तो ये है कि मैं सिस्टम CLS को ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने का मतलब ये है कमेंट इट आउट। और दूसरी बात ये है कि ये न्यू लाइन पे आना चाहिए, पहले न्यू लाइन पे नहीं आता था, तो यहाँ पे किसी जगह मैं \n कर देता हूँ। वंस अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और पूछता हूँ क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, सेम रिज़ल्ट आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ऑन द सेम लाइन। यस, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम that occurs because why we didn't compile it again। पुरानी एग्जी रन हुई है, कंपाइल एंड रन नहीं किया हमने, रन किया था। अब कंपाइल एंड रन करते हैं तो ज़रा देखें, आ गया नई लाइन पे, 5 6 दे दें, 8 दे दें। ठीक है जी, हो गया। अब देखें इनपुट लेंथ ऑफ वन साइड वो ख़त्म नहीं हुआ, वो ऐड उधर ही लिखा है और नीचे वॉल्यूम भी आ गया। तो ये वाली लाइन यानी पुराना आपका काम इससे पहले वाला ख़त्म किससे होता है, इससे होता है, सिस्टम CLS से होता है। वंस अगेन कंपाइल एंड रन, अब पहले वाला मैसेज, ये वाला मैसेज क्लीन हो जाएगा। 9 दे देता हूँ व्हाट्सएवर, ये आखिरी मैसेज आ गया। क्लियर जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। प्रॉब्लम नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। प्लानिंग के हिस्से के 3 पार्ट्स, नंबर 1 इनपुट, ये जनाब, एंड नंबर 2 रिक्वायर्ड आउटपुट, एंड नंबर 3 व्हाट द प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक जी, तो इनपुट को ज़रा देखते हैं, हमारे प्रॉब्लम में ही नज़र आ रही है। आउटपुट हमारी क्या है, फाइंड व्हाट, एरिया, इट मीन्स इट इज़ आवर आउटपुट। सी, दिस इज आवर आउटपुट। गिवन क्या है, लेंथ, ओके, एंड बेस, ओके, इट मीन्स एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल। ठीक है जी, और इनकी टाइप क्या है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों नंबर हैं। सो हमारी इनपुट क्या है, 2 नंबर्स, हाइट एंड बेस ऑफ ट्राइंगल। रिक्वायर्ड आउटपुट एरिया है, और प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हाइट विद द बेस एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई हाइट विद द बेस एंड डिवाइड बाई 2, यानी L मल्टीप्लाई बाई B डिवाइडेड बाई 2। अब लिखते हैं इसका एल्गोरिदम। सी, वही स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करें और उसमें इनपुट कर दें एक मैसेज के साथ, हाइट और बेस एंटर करो जी। टाइप इनकी क्या होगी, इंटीजर होगी। वेरिएबल कौन से हैं, हाइट H में स्टोर होगी, बेस B में स्टोर होगी, और कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेशंस A में स्टोर होंगी। अब स्कैन F के इनपुट करो, %d, %d, H एंड B।
ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लियर द सिस्टम, लाइन क्लियर नहीं होगी, स्क्रीन साफ नहीं होगी। अब कैलकुलेशन ए इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई 2। याद रखें कि जो कैलकुलेशंस आपने इकट्ठी करनी है उनमें ब्रैकेट लगाएं, अदरवाइज एच मल्टीप्लाई बाई बी ओवर 2 ये रिज़ल्ट डिफरेंट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि b डिवाइडेड बाई 2 को h से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब प्रिंट एफ आउटपुट के लिए एरिया आ रहा है जी, प्रिंट एफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंट डी दिस वेरिएबल, जो हमने a इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई 2 किया। स्टॉप हो गया प्रोग्राम। ज़रा देखते हैं रन करके। प्रॉब्लम नंबर 5। अब देखें प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 4 एंड सारे प्रॉब्लम आपको इधर नज़र आते जाएंगे। तो अब प्रॉब्लम नंबर 5 को हम ओपन करते हैं। सबसे पहले कंपाइल करें, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे मैसेज देखें, इनपुट हाइट एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल लाइक एच कामा बी। इसका मतलब है आप सबसे पहले आप हाइट देंगे 6 कामा मैं कह देता हूँ 4 है उसका बेस, डिवाइडेड बाई 2 तो 12 रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। कोड कीजिए, रन कीजिए और चेक द डिफरेंस। अब इन चीज़ों में से किसी को भी ज़रा चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पे क्या असर करते हैं इसको देख लें, वेरिएबल्स को चेंज करके देख लें क्या असर पड़ता है, सारा चीज़ों को समझ के करें। अगला वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे लंबा प्रोग्राम है, इसमें बड़ी कंपैरिजन आपको करनी है जी। प्रॉब्लम क्या है, रीड मार्क्स, आपसे इनपुट करेगा मार्क्स और फिर प्रिंट करेगा लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। क्या है जी, 80 से लेकर 100 तक अगर होगा तो A1 ग्रेड है, एंड 70 to 80 A ग्रेड है, 60 to 70 B ग्रेड है, 50 to 60 C ग्रेड है एंड सो ऑन। ठीक है। अब हमारे प्लानिंग का हिस्सा क्या है, इनपुट क्या है, टोटल मार्क्स है, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, लेटर ग्रेड है A1 A2, दीज आर द आउट, this is output, all of this is output and this one is the input। ठीक है। अब प्रोसेसिंग क्या है, चेक करेगा हर चीज़ को अगेंस्ट दिस क्राइटेरिया, दिस इज द क्राइटेरिया, ऑल ऑफ दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है जी। लेट अस सी हाउ द एल्गो इज डिजाइंड। इनपुट यानी रीड द मार्क्स m, नाउ कंपेयर, क्या कंपेयर करना है, इफ़ m जो मार्क्स आपने इनपुट किए ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन रिजल्ट A1, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, वंस अगेन कंपेयर करो। अगर ग्रेड A1 नहीं है तो अगली चीज़ है, हाँ अगर ग्रेड A1 ही है 80 to 100 है तो गो टू स्टेप नंबर 13। स्टेप नंबर 13 क्या है, स्टॉप कर दो। ठीक है जी। यहाँ पे ओके, ठीक है, इसको आउटपुट दे देगा और फिर उसके बाद स्टॉप कर देगा। सेम कंपैरिजन आप करते जाएंगे तमाम के तमाम टेबल के साथ। ज़रा देखते ये हैं ये कैसे प्रोग्राम रन होगा। प्रोग्राम हमारा नंबर 6 है, फाइल पे जाएं, ओपन कीजिए एंड 6 नंबर को ओपन कर दीजिए। ठीक है, ज़रा देखें सेम हमारा वही तरीक़ाकार, ये यहाँ से लेकर ये चीज़ आपने कोड कर देनी है इब्तिदा में। अब डिफाइन वेरिएबल्स फॉरवर्ड मार्क्स टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन के साथ, ये मैसेज आएगा यूज़र के लिए प्रिंट एफ प्लीज़ इनपुट द मार्क्स, और कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा \n की वजह से। ये इंटीजर टाइप वैल्यू है और m में स्टोर होगी। अब उसके बाद कंपैरिजन होगा, इफ़ m इज़ लेस देन 0 और m इज़ ग्रेटर देन 100, 0 से कम हो तो ग्रेटर देन 100 हो तो क्या करें, प्लीज़ इंटर वैलिड मार्क्स। अगर ये काम में ना करता तो 100 से ऊपर तो 200 भी है, 100 से ऊपर 1000 भी है, हर एक चीज़ पे ये A1 कर देता। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने m को अगर 0 से 1 दूँ, लेस है 33 से, -10 लेस है, -20 लेस है, -100, -1000, तो हमारा प्रोग्राम कभी भी वैलिडिटी चेक ना कर सकता मार्क्स की, इसलिए ये चीज़ एक एक्स्ट्रा दे दी। अब उसके बाद देखें इफ़ लग गया, एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी मार्क्स 0 से कम नहीं है और एंटर्ड मार्क्स
100 से ज़्यादा नहीं है तो फिर क्या ये 80 है या 80 से ज़्यादा है या बराबर है। अगर ऐसा है तो A1 दो, अगर नहीं है तो फिर क्या देखो 70 की रेंज में आते हैं, अगर आते हैं तो A दो। और पूरा टेबल आपने देखा हुआ है। लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन। प्लीज़ एंटर मार्क्स। मैं सबसे पहले इनवैलिड मार्क्स देता हूँ 101। मैसेज क्या आ गया, प्लीज़ एंटर वैलिड मार्क्स। लेकिन स्टिल मेरे प्रोग्राम में कमी है। ये देखें जो ही मैं एंटर करूँगा तो वैलिड प्रोग्राम का तो कहा, लेकिन प्रोग्राम साथ ही टर्मिनेट हो गया। अब मैं रन करता हूँ और मैं इसको मार्क्स दे देता हूँ -1। फिर कहते हैं एंटर वैलिड मार्क्स, फिर एंटर करता हूँ। मेरा प्रोग्राम 100% ठीक नहीं है। ये वंस अगेन मुझे ले जाए मार्क्स पे, इनपुट कराए मार्क्स इनपुट कराने की बजाय वो मुझे टर्मिनेट करता है। तो प्रॉब्लम किधर आ गया, प्रॉब्लम आ गया मेरे एल्गो के साथ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को उधर हैंडल ही नहीं किया। दैट इज़ द रीज़न कि वो मुझे आउट कर देते हैं। इनपुट मार्क्स अब मैं 100 देता हूँ तो A1 आना चाहिए, करेक्ट। फिर वही प्रॉब्लम है। एनी हाउ इस प्रॉब्लम को हम बाद में देखेंगे कि कैसे। अब मैं मार्क्स दे देता हूँ 49 पे आते हैं जी डी ग्रेड। क्या हमारे पास डी ग्रेड ही है 49 पे? ज़रा देखें अपनी स्लाइड्स को। डी ग्रेड हमारा आता है ओके 49 पे। ग्रेटर देन हो तो ठीक है, नहीं 50 से लेस हो और 40 या 40 से ज़्यादा हो तो डी आता है। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा ठीक काम कर रहा है। अब ज़रा दे देते हैं उसी प्रोग्राम को हम फेल की कैटेगरी 33 से कम है। एग्जीक्यूट करें F10 के साथ या यहीं से, तो मैं दे देता हूँ 32। लो जी F ग्रेड आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी भी चेक हो गई। अगला एल्गो देखते हैं कि किस चीज़ का एल्गो है। ये एल्गो है जनाब, अब फाइंड द इंटरेस्ट ऑन गिवन अमाउंट। स्टेटमेंट देखते ही आपने फाइंड आउट क्या करना है, इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आउटपुट आपकी इंटरेस्ट है। किस चीज़ पर? गिवन अमाउंट, इसका मतलब ये आपकी इनपुट है। ठीक है, तो हम प्लान करते हैं इनपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट लोन है, इस लोन को हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरेस्ट रेट होती है, ये कितना है। फ़र्ज़ किया ये 5000 है और इंटरेस्ट रेट 10% है। तो अब आपको टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए चाहिए, तो ये टोटल आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देगा। और आउटपुट क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट होनी चाहिए। अब प्रोसेसिंग क्या है? मल्टीप्लाई लोन अमाउंट। लोन अमाउंट क्या है? P। और फिर किसके साथ करना है? T के साथ, टाइम पीरियड के साथ और रेट के साथ R। यानी इन तीनों चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएंगे। एल्गो कैसे बना? स्टार्ट, इनपुट लोन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम। 3 चीज़ें आपने इकट्ठी इनपुट करा दी। ठीक है, तो यकीनन आप क्या यूज़ करेंगे? कामा P, कामा R, कामा T। कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट, तो सिंपल सा फार्मूला है, इंटरेस्ट ये वेरिएबल है और P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T करेंगे तो जवाब आ जाएगा और आउटपुट आपका ये है। ठीक है जी, इंटरेस्ट जो आपने किया वो आपका आउटपुट है। स्टॉप कर दो, प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू नहीं करेगा। लेट अस सी दिस इज़ द सॉल्यूशन। रन करके देखते हैं इसको। फाइल पे जाएं और प्रॉब्लम नंबर 7 ओपन करें। फाइल ओपन, प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट ये देखें एग्जैक्ट वही मैसेजेस हैं। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के लिए इस दफ़ा मैं कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद अगेन रन करता हूँ। ठीक है जी, इनपुट द लोन अमाउंट,
मैं कहता हूँ कि 10,000 है, कामा इंटरेस्ट रेट क्या है जनाब अली 10% है, और मैं कहता हूँ टाइम पीरियड 5 ईयर्स है। ठीक है जी, तो आपका 1000 सिर्फ इंटरेस्ट आ गया। और अगर आप टोटल अमाउंट की बात करें तो आपकी जो लोन अमाउंट है प्लस हो जाएगी वो इसके साथ। तो इसने किया जी 0%, द इंटरेस्ट ऑन 1000 इज़ 0। तो कहाँ पे गलती है, F10 करें, अमाउंट में कहता हूँ 10,000 है, इनपुट द इंटरेस्ट रेट 10% है, ये गलती थी। और ये कहते हैं कि इनपुट द लोन पीरियड इन ईयर में कहता हूँ 5 ईयर्स के लिए। तो अब आपका जवाब सही आएगा 5,000। ठीक है जी, तो वो इनपुट ये देखें प्रोग्राम की फ्रेंडलीनेस नहीं थी, तो वो मैसेज मुझे बाद में क्लियर हो गया। ठीक है, तो यूज़र फ्रेंडलीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका यूज़र जब गलत इनपुट करेगा तो आउटपुट भी गलत ही आएगी। अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। अगेन वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। इनपुट है, रिक्वायर्ड आउटपुट है, और फिर प्रोसेसिंग है। इनपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। इसका मतलब है एक्सपोनेंट हमारी आउटपुट है और इनपुट कोई एक नंबर है। अ नंबर एंड इट्स एक्सपोनेंट। इनपुट क्या है, एक नंबर है, और उसका एक्सपोनेंट आपने एंटर करना है। आउटपुट क्या करना है, जो इनकी कैलकुलेशन आएगी वो आपका आउटपुट होगा। और ये क्या है, प्रोसेसिंग। मल्टीप्लाई द नंबर एज मैनी टाइम्स एज एक्सपोनेंट्स। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि नंबर 3 है और एक्सपोनेंट भी 3 है, तो ये 3 कितने मल्टीप्लाई होगा, टाइम 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। या मैं कहता हूँ कि नंबर 2 है और इसका एक्सपोनेंट 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 60। ये आउटपुट है। देखते हैं कैलकू कैसे लिखा। नंबर भी 8, ओहो ये एग्जैक्टली बुक के मुताबिक है। इसमें कमी ये रह जाएगी कि फिर आप किसी दूसरे नंबर का कैलकुलेट नहीं कर सकते। 8 का एक्सपोनेंट आपने मालूम करना है 5 तक। ठीक है जी, तो अब आपने कोई ऐसा काम करना है कि 8 5 मरतबा ख़ुद से ही मल्टीप्लाई होता जाए। ये देखें, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ हो, एक वेरिएबल हो, जिसको हम एक एक इंक्रीमेंट करते जाएं। 1, फिर वो 2 हो जाए, फिर वो 3 हो जाए, फिर वो 4 हो जाए, और फिर वो 5 हो जाए। ठीक है जी, तो उस काम के लिए हमने एक वेरिएबल रखा काउंटर के तौर पर के, और उसकी वैल्यू बना दी 1, और प्रोडक्ट उसकी वैल्यू भी हमने कर दी 1, क्योंकि अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी, ये ज़रा देखें, P यानी जो प्रोडक्ट है वो भी 1 है, के भी 1 है। फाइंड द प्रोडक्ट P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई N। जब पहले स्टेप पे ये चलेगा तो P की वैल्यू क्या है, 1 है, के की वैल्यू क्या है, 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाएंगे। दूसरे पे अगर कुछ भी ना हुआ तो अब P इज इक्वल टू 1 है, तो के की वैल्यू हमने बंद एक इंक्रीमेंट कर ली, तो के की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब P की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो रिज़ल्ट हमारे पास 6 आ जाएगा। ये काम उस वक्त तक चलता रहेगा, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ लेस देन और इक्वल टू ई, जो आपने ई यानी 5, ये काम चलता रहेगा। अदरवाइज़ अगर ये बराबर हो जाए तो फिर इसको स्टॉप कर दो जी, आउटपुट करो P को और फिर इस सिस्टम को स्टॉप कर दो। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। दिस इज़ द प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज एंड लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। प्रॉब्लम नंबर 8, फाइल
ओपन कीजिए प्रॉब्लम नंबर 8 को, 8A। ठीक है, एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको, कंपाइल एंड रन। देखें आपको डायरेक्टली उसने जवाब दे दिया, एंटर करें, ख़त्म। इसी चीज़ को थोड़ा सा मैंने मॉड्यूलर बनाया। ओपन करते हैं 8B को, और फिर कंपेयर करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये कहते हैं कि इनपुट नंबर n एंड एक्सपोनेंट e लाइक n कामा e। नंबर दे देते हैं 4, कामा एक्सपोनेंट दे देते हैं उसका 3, यानी 4 को मल्टीप्लाई करो कितनी दफ़ा, 3 मरतबा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64। क्या 64 जवाब आता है? बिल्कुल आता है जी। ठीक है, तो दोनों प्रोग्रामों में डिफरेंस ये है कि इसमें आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल नंबर दे सकते हैं। पहले वाला जो प्रोग्राम है ये वाला, इसमें आपने हार्ड कोड कर दिया। ठीक है जी, तो ये प्रोग्राम रोबस्टनेस में थोड़ा सा कमज़ोर है, जबकि ये थोड़ा सा रोबस्ट है। इतना ज़्यादा तो ये भी नहीं है, लेकिन ज़रा बेहतर है। इसमें क्या कमी है कि बस एक नंबर मुझसे लेगा, उसका एक्सपोनेंट लेगा, ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं कहेगा कि क्या आप इस काम को दोबारा कर सकते हैं या नहीं। वो हमारे एल्गो की कमी है, उसमें हमने नहीं बताया। दैट इज़ द रीज़न। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रोग्राम क्या है। प्रॉब्लम नंबर 9 है, प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि हमने 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन कौन से? ऑड। ऑड नंबर का पता है आपको ना कौन से होते हैं? 1, हाँ, यस, लाइक दिस। तो लेट अस प्लान द सॉल्यूशन। क्या इसके लिए कोई आपको इनपुट चाहिए? कोई इनपुट नहीं चाहिए, हम हार्ड कोड कर देंगे। 1 से लेकर 100 तक हमारे पास नंबर चाहिए, लेकिन ऑड नंबर। रिक्वायर्ड आउटपुट प्रिंटिंग ऑड नंबर्स 1 से लेकर 100 तक। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग हमने ये करने हैं कि इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 1, कीप प्रिंटिंग इट विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 2। मिसाल के तौर पे हमने लिया नंबर k इज़ इक्वल टू 1, तो पहली दफ़ा 1 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी दफ़ा हमने इसमें +2 करना है, यानी 1 + 2, 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। अब हमारे पास वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 3। 3 में वंस अगेन क्या ऐड करना है? 2। ठीक है जी, अब ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 में वंस अगेन 2 करें, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। लेट अस सी what is the program. Very simple program. I hope the programs like this are part of your exam. I think so. जरा देखें, हमने int k is equal to 1, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया 1 के इक्वल। चेक इफ द वैलिडिटी ऑफ द, दिस इज नॉट द मार्क्स, नंबर है, नॉट द मार्क्स, इट इज नंबर। कहाँ तक? 100 तक। क्या ये 100 के बराबर तो नहीं हो गया? while k is less than 100, जब तक k 100 के बराबर नहीं हो जाता, यानी उससे कम रहता है, तो क्या करो? प्रिंट करो k को, और फिर k इज इक्वल टू k प्लस 2। k की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर 2 जमा करो और फिर प्रिंट करो, खत्ता कि आप 100 तक पहुंच जाए, रिटर्न 0। देखते हैं कि रन होकर प्रोग्राम कैसे चलता है। प्रॉब्लम नंबर 9, फाइल पे जाएं, ओपन करें और 9 नंबर को खोल दीजिए जी। वही चीज़ एग्जीक्यूट करें, कंपाइल एंड रन। ये देखो जी, ये आगे सारे के सारे इस तरह। क्या ये वर्टिकली भी आ सकते हैं? अलग अलग लाइनें में भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। ज़रा ऐसा करें, यहाँ पे \n कर दें, दोबारा कंपाइल करें और एग्जीक्यूट करें, कंपाइल एंड रन। ये देखो जी, ठीक है। अगला प्रोग्राम हमारा क्या है? एल्गो क्या है?
एल्गो नंबर 10 है प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। भाईजान सेम प्रोग्राम है, सिर्फ इस दफ़ा आपने इनिशियलाइजेशन ज़रा डिफरेंट करनी है और प्लस की बजाय माइनस करना है। प्लान करो जी। नो इनपुट इज़ रिक्वायर्ड और रिकॉर्ड आउटपुट क्या है, प्रिंटिंग नंबर्स फ्राम 27 टू -6, 27 से लेकर -6 तक। ये देखो अब करना क्या है, करना ये है कि वेरिएबल की हमने वैल्यू ली 27 और फिर उसमें हम माइनस करते रहे 3 हत्ता कि हम पहुंच गए -6 तक, यानी वाइल तक, वाइल -6 आएगा हमारे पास। ज़रा चेक करो। स्टेप नंबर 1 इनिशियलाइज 27 के मुताबिक और फिर उसके बाद इस काम को करते रहो जब तक हमारे पास -6 नहीं आ जाता। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। अच्छा याद रखें, यहाँ पे लेस अगर करेंगे ना तो ये बढ़ता जाएगा। -6 बड़ा है -10 से, -1 बड़ा है -6 से। जितने आप नीचे जाते जाएंगे इतना ही नंबर कम होता जाएगा। ज़रा देखो इधर प्रोग्राम को, एक इंटीजर लिया k और उसकी वैल्यू हमने डिफाइन की 27। वाइल k ग्रेटर देन इक्वल टू -6 क्या करते जाओ, k को प्रिंट करते जाओ और माइनस करते जाओ 3। रन करके देखते हैं ज़रा। प्रॉब्लम नंबर 10, फाइल पे जाएं, ओपन करें प्रॉब्लम नंबर 10। फाइल ओपन प्रॉब्लम नंबर 10। वो एग्जी फाइल मैंने ओपन कर दी थी, ठीक है जी। एग्जीक्यूट पे जाओ, कंपाइल एंड रन। ये देखो जी 27 आ गया। वंस अगेन अगर आपने इसको प्रिंट करना है लाइन बाई लाइन तो बैकस्लैश करके एन करें और फिर इसको रन और कंपाइल कर दें, ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रोग्राम देखते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है 11 फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 1000, यानी 2 + 4 2 प्लस मज़ीद सारे के सारे इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6 8 एंड समथिंग लाइक दिस। नो इनपुट इज़ रिक्वायर्ड। हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। रिक्वायर्ड आउटपुट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100, यानी 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। ठीक है जी। रिज़ल्ट हमारे पास सब का सब ये जमा होकर एक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। एल्गो देखते हैं क्या एल्गो है। इनिशियलाइज सम टू 0 एंड के टू 2। ठीक है जी। सम 0 इसलिए रखेंगे कि 1 भी एक नंबर है, हम उसको तो अब दूसरा स्टेप यह है ऐड के टू सम। क्या है? 2 है। हर बार 2 जमा होता जाए तो सम हमारे पास 0 है। 0 + 2 = 2। अब दूसरी दफ़ा उसमें क्या हो जाएगा? के ऐड हो जाएगा, यानी +2 + 2 + 2। तो इसको अगर आप देखें तो ये 4 है, यहाँ पे आके ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे आके ये 8 हो जाएगा। हत्ता कि कहाँ तक? जब तक ये हमारे पास 1000 नहीं हो जाता। ये ज़रा चेक करें। 1000 ओके 100 ओके लेस देन इक्वल टू 100। ये पीछे मिस्टेक है, इस मिस्टेक की करेक्शन कर लेते हैं। ये 1000 नहीं है, ओनली 100 है। ठीक है जी। इट इज़ 100 नॉट 1000। प्रोग्राम देखें, सेम पहले जैसा प्रोग्राम है। अब आपने उसमें k + 2 कर देना है। ठीक है। ज़रा चेक करें क्या रिज़ल्ट आता है। 11 है। फाइल ओपन प्रॉब्लम नंबर 11 ओपन करें और इसे एग्जीक्यूट कर दें। एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन। हाँ जी। तो ये आपके पास
2550 आ गया। द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100 इज दिस वन। ठीक है जी, अगला प्रोग्राम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? एल्गो नंबर 12 है, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। कोई नंबर आपने लेना है और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू सम रेंज 10, 20, 30 या 12 आपने प्रिंट करना है। इनपुट नंबर हुज टेबल इज़ रिक्वायर्ड। इनपुट क्या है? वो नंबर है जिसका टेबल चाहिए। रिक्वायर्ड आउटपुट आपका प्रिंटेड टेबल ऑफ द गिवन नंबर चाहिए। प्रोसेसिंग क्या है? इनिशियलाइज ए वेरिएबल टू 1 and print its product with given number, increment the variable by 1 and print the product, continue until the number reaches to 12, like this one. For example, मैंने नंबर इनपुट किया 4 का टेबल, तो ये आना चाहिए 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4, 8, 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। एल्गो देखते हैं हमने क्या एल्गो डिज़ाइन किया है। रीड द नंबर n और आउट इनपुट द नंबर n जो हमने इनपुट करनी है। इनिशियलाइज क्या टू 1 और उसमें प्रोडक्ट हमने करना है n मल्टीप्लाई बाई क्या, जैसे पीछे मैंने किया 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड लाइक दिस। आउटपुट आपने प्रोडक्ट को कर देना है। स्टेप नंबर 5 पे इंक्रीमेंट क्या है बाई 1, क्योंकि आपने करने 1, 2, 3, 4, 5 और जाने कहाँ तक? 12 तक। ये नंबर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ये आपका क्या है, जबकि दूसरा नंबर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि 5, तो ये 5 कॉमन रहेगा। ठीक है, और इसके आगे आप प्रिंट करते जाएं 5, 10 जो आपने लिखा खता के 60। ज़रा देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम है आपका। ठीक है जी, ज़रा इसको चेक करते हैं कि रन कैसे होता है। प्रॉब्लम नंबर 12, ओपन 12, एलो जी, कंपाइल करो एंड एग्जीक्यूट करो। मैं कहता हूँ कि टेबल प्रिंट करे 6 का। एलो जी, 6 प्रिंटिंग में मैंने 6 इधर रख दिया। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे आपका n कामा के और इसको कर दो के कामा n, के n कैपिटल है। ठीक है जी, और के भी आपका कैपिटल है, नहीं कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। ठीक है, अब F11 करके इसे कंपाइल करो। टेबल है 6 का। ठीक है जी, तो चेंज हो गया। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इनपुट आपका है टेम्परेचर प्लानिंग में 3 पार्ट्स: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। इनपुट, convert the temperature from Fahrenheit. Temperature in Fahrenheit is your input and output is Celsius temperature, here in temperature in Celsius. Processing क्या है? फार्मूला है C is equal to F divided by 9 multiply by F minus 32। याद रखें कि जब हम नॉर्मल लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे लिखना गलती है। ये आपका एल्गो आ गया। रीड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इनपुट F। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस, कैसे? C इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई F माइनस 32 और आउटपुट कर दें किस चीज़ को? C को। ठीक है जी, और उसके बाद स्टॉप हो जाए। ये आपका प्रोग्राम है। ज़रा देखते हैं कि कैसे रन होता है। ओपन कीजिए प्रॉब्लम नंबर 13, फाइल ओपन, और ये 13 नंबर प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूट पे जाएं, कंपाइल करें एंड रन करें। तो टेम्परेचर दे देता हूँ 150 दे देता हूँ।
तो 65 डिग्री आपके पास सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम वही है। आई होप कि यू विल ट्राई इट। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, पढ़ने से आप पढ़ नहीं सकते। आईडीई इंस्टॉल करें, प्रोग्राम रन करें, फिर आपको आएगा। वैसे स्लाइडों से आपको कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट प्रॉब्लम है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। इनपुट हमारे पास एक नंबर होगा हुज फैक्टोरियल इज़ रिक्वायर्ड, और आउटपुट हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। और प्रोसेसिंग क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू द गिवन नंबर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 6 का फैक्टोरियल मालूम करो। तो 6 का फैक्टोरियल क्या है, दो तरीके हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका मतलब ये है अगर आप 6 के इक्वल कर लेंगे तो फिर माइनस करते जाएं। और दूसरा ये है कि इसको आप कांस्टेंट बना लें और एक नंबर ले लें क्या के इक्वल और उसको +1 करते जाएं, 1 + 1 + 1, और फिर उनको आपको मल्टीप्लाई करते जाएं। Whatsoever is the process you like, you can do। एल्गो देखते हैं कौन सा एल्गो है। डिफाइन द वेरिएबल, दो वेरिएबल, एक n और एक k है। n आपने इसलिए किया कि वो आपका नंबर रेंज के तौर पे यूज़ होगा, और k आपने इसलिए किया कि आप उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे या डिक्रीमेंट करते जाएंगे। रीड नंबर n हुज फैक्टोरियल इज़ रिक्वायर्ड। इनपुट n, इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल k एंड फैक्टोरियल f to 1, f इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट द प्रोडक्ट, असल में प्रोडक्ट ही है, f इज इक्वल टू यानी फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई k हमारे पास 1 है तो इसको आगे हम +1 भी करते जाएंगे, हत्ता कि ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे किसके, n के। जिस वक्त n के इक्वल हो जाएगा हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये ज़रा देखो, इफ़ k लेस देन इक्वल टू n, जब तक उससे छोटा है या बराबर है उस वक्त तक क्या करते जाओ, गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, f मल्टीप्लाई बाई f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई k, और फिर उसको आउटपुट कर दो फाइनल में और प्रोग्राम स्टॉप कर दो। ठीक है जी, अब ज़रा देखते ये हैं कि प्रोग्राम रन कैसे होगा। फाइल ओपन करें, 14 नंबर, रन करते हैं। सबसे पहले कंपाइल करें और रन करें। ठीक है, तो नंबर में चाहता हूँ 8 का फैक्टोरियल मालूम करो। ये लो जी, फैक्टोरियल ऑफ 8 इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 6 आना चाहिए, 3 2 1। ठीक है जी, एग्जीक्यूट करें। अब कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, 3 ले लेते हैं तो रिज़ल्ट आ जाएगा 6। क्यों कि हमने 1 लिया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली k ही बदल रहा है, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई k। ठीक है, तो ये था जी आपके पास एल्गोरिथम्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ये आपके बहुत से सी प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन भी है जो आप आगे देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को न सिर्फ देखेंगे बल्कि आप इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ, फ्लो चार्ट के साथ। आप देखेंगे कि एल्गोरिथम को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इंस्टॉलेशन भी करेंगे अपने सी की, और फिर मुझे कांटेक्ट भी करेंगे कमेंट्स के थ्रू जो आपको प्रॉब्लम आएंगे, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे मुझे उम्मीद है। थैंक यू, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।